कहानी की शुरुआत सुबह करीब 10 बजे होती है। उस वक्त मैं गहरी नींद में होता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है तो मुझे अपने घर वालों का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें किसी जरूरी काम से अचानक बाहर जाना पड़ा। उन्होंने मेरे लिए खाने और जरूरत के सामान के पैसे छोड़ दिए थे और लिखा था कि उठते ही ग्रोसरी ले आना। लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं सोचता और रोज की तरह ऑनलाइन गेम खेलने लगता हूँ और साथ ही अपनी लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर देता हूँ। मैं गेम खेल ही रहा होता हूँ, तभी मेरा एक दोस्त चैट में कहता है, टीवी देख, न्यूज वाले बता रहे हैं कि सिटी में वायरस फैल चुका है। मैं तुरंत टीवी ऑन करता हूँ जहाँ एक रिपोर्टर बता रही होती है कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। अभी मैं ये सब समझ ही रहा होता हूँ कि अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और उसी वक्त मेरे मोबाइल पर एक इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आ जाता है। घबराकर मैं खिड़की से बाहर झांकता हूँ और जो नजारा देखता हूँ उससे मेरी रूह कांप जाती है। नीचे लोग इधर उधर जान बचाकर भाग रहे होते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे वे ज़ोंबी बन चुके हों। सड़क पर गाड़ियां आपस में टकरा रही होती हैं। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो रोते हुए अपनी माँ को बुला रही होती है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके पास आती है वह लड़की अचानक ज़ोंबी बन जाती है और अपनी माँ पर हमला कर देती है। उसी पल मेरे पास वाले फ्लैट से भी अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं और तब मुझे एहसास होता है कि मेरे पड़ोसी भी इस ज़ोंबी वायरस का शिकार हो चुके हैं। जब मैंने देखने के लिए अपने रूम का दरवाजा खोला तो मेरा पड़ोसी सांग चुल जबरदस्ती अंदर घुस आया और रहने की इजाजत मांगने लगा क्योंकि उसका बड़ा भाई ज़ोंबी बन चुका था। मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन सांग चुल किसी भी हालत में बाहर जाने को तैयार नहीं था। वह घबराई हुई आवाज में कहने लगा कि उसे बस बाथरूम जाना है। हालात खराब थे और बाहर का मंजर और भी डरावना लग रहा था, इसलिए मजबूरी में मैंने उसे बाथरूम इस्तेमाल करने दिया, इस शर्त पर कि काम खत्म होते ही वह तुरंत चला जाएगा। उसी दौरान टीवी पर खबर चल रही थी कि लोग एक खतरनाक वायरस की वजह से बदल रहे हैं जो अब सिर्फ सिटी तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश में तेजी से फैल चुका है। रिपोर्टर बता रहा था कि इस वायरस से लोग बेहद हिंसक हो जाते हैं, उनकी आंखों से खून आने लगता है और वे पूरी तरह ज़ोंबी में बदल जाते हैं। मैंने हालात समझते हुए फटाफट एक चाकू उठा लिया। जैसे ही सांग चुल बाथरूम से बाहर आया मेरी नजर उसके हाथ पर पड़े अजीब से निशान पर गई और मैंने तुरंत उस पर चाकू तान दिया। सांग चुल बार बार कसम खा रहा था कि वह ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल होने लगीं, नसें काली पड़ने लगीं और उसका शरीर झटके खाने लगा। अगले ही पल वह चिल्लाया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए उसे अपार्टमेंट से बाहर धकेल दिया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा जोर से बंद कर लिया। दरवाजे के छेद से बाहर झांकने पर मैंने देखा कि एक बड़ा ज़ोंबी सांग चुल पर टूट पड़ा है और उसे घसीटते हुए ले जा रहा है। कुछ ही सेकंड में दरवाजे के नीचे से खून बहता हुआ मेरे अपार्टमेंट के अंदर आने लगा। इसके बाद मैंने फ्रिज को खिसकाकर दरवाजे के सामने लगा दिया ताकि ज़ोंबी अंदर न आ सके। मैं लगातार अपने परिवार को कॉल करता रहा लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि वे सब सुरक्षित हैं लेकिन अभी घर नहीं लौट सकते। उन्होंने मुझे अंदर ही रहने और खुद को सुरक्षित रखने को कहा। टीवी पर खबर चल रही थी कि लोगों के पास कम से कम 60 दिनों का खाना और पानी होना चाहिए। यह सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि मैं पहले ग्रोसरी लेने दुकान नहीं गया। मैंने अपने पास मौजूद खाने को गिनकर उसे सोच समझकर इस्तेमाल करने का फैसला किया। फिर मैंने एक कागज पर लिखा जिंदा रहना है और उसे अपने परिवार की फोटो के पास रख दिया। अगली सुबह टीवी पर एक प्रोफेसर ने बताया कि यह वायरस इंसानों को ज़ोंबी में बदल रहा है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ता है। फोन अब भी काम नहीं कर रहा था लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अपने घर का पता लिखकर मदद मांग रहे थे और अलाइव लिखकर पोस्ट कर रहे थे। मैंने भी अपने पते के साथ एक फोटो डाली और आई मस्ट सर्वाइव लिखकर पोस्ट कर दी। उसी समय मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक आदमी ऊंची इमारत की खिड़की से बाहर लटका हुआ था और बेहतर सिग्नल पाने के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद वह नीचे गिर गया और वीडियो वहीं खत्म हो गया। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपना ड्रोन बाहर उड़ाया ताकि अपनी बिल्डिंग के बाकी अपार्टमेंट में कोई जिंदा बचा है या नहीं वो देख सकूं। ड्रोन की कैमरा फीड में साफ दिख रहा था कि लगभग सभी फ्लैट में ज़ोंबी घूम रहे हैं। तभी गलती से पापा को कॉल लग गया जिससे ड्रोन की बैटरी जल्दी खत्म हो गई और मुझे उसे वापस बुलाना पड़ा। इसके बाद खुद को शांत रखने के लिए मैंने ऑनलाइन गेम खेलने की कोशिश की लेकिन तब तक इंटरनेट भी बंद हो चुका था। शाम होते ही एक तेज कार अलार्म की आवाज से मैं चौंक गया। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो नीचे एक पुलिस वाली अपने ही साथियों पर गोली चला रही थी जो अब ज़ोंबी बन चुके थे। थोड़ी देर में उसकी गोलियां खत्म हो गईं। जैसे ही वह दोबारा गोलियां भरने लगी ज़ोंबी उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे घेर लिया और घसीटते हुए ले जाने लगे। मैंने ज़ोंबियों का ध्यान भटकाने के लिए उन पर चिल्लाया लेकिन वे बस एक पल के लिए रुके और फिर दोबारा उसी पुलिस वाली पर टूट पड़े। तभी कल वाला बड़ा ज़ोंबी मेरे दरवाजे को बुरी तरह पीटने लगा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे पीछे धकेलने की पूरी कोशिश की मगर वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था और उसने फ्रिज को धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मजबूरी में मैं बालकनी की तरफ भागा और नीचे कूदकर बालकनी से लटक गया। ज़ोंबी मेरे पीछे आया लेकिन रेलिंग से फिसलकर नीचे गिर गया जबकि मैं किसी तरह सुरक्षित लटका रहा। तभी मैंने नीचे
देखा तो जोम्बियों का झुंड मेरी तरफ ही देख रहा था और उनमें वो पुलिस वाली भी थी जो अब जोम्बी बन चुकी थी। यह देखकर मैं तुरंत ऊपर चढ़ गया और सबसे पहले दरवाजा बंद किया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैं बुरी तरह टूट गया क्योंकि जोम्बी के घुसने की वजह से मेरा ज्यादातर खाना खराब हो चुका था। उस रात मैंने अपने फॉलोअर्स के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया और बताया कि मैं कितना डरा हुआ हूँ। 7वें दिन मैंने पापा की शराब पीनी शुरू कर दी और खिड़कियों पर कागज चिपका दिए ताकि बाहर से कोई मुझे न देख सके। टीवी पर बताया गया कि संक्रमण खून के संपर्क से फैलता है, यानी अगर कोई कांटे जाने से बच जाए तो जिंदा रह सकता है। जोम्बी बनने के बाद उनमें बहुत ताकत आ जाती है और उनकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। एक खाने की एड देखकर मैंने नूडल्स का एक कटोरा खा लिया। खाते वक्त गलती से मेरा हाथ पानी की बोतल से टकरा गया और पानी टेबल पर गिर गया। तभी मेरी नजर उस पोस्ट इट पर पड़ी जिस पर लिखा था कि यही मेरा आखिरी खाना है। मैंने नल से हाथ धोने की कोशिश की लेकिन पूरे अपार्टमेंट में पानी बंद था। मजबूरी में मुझे टेबल पर गिरा वही पानी पीना पड़ा। 10वें दिन मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया और बताया कि टीवी पर आने वाले मैसेज मुझे परेशान कर रहे हैं जिनमें बस घर के अंदर रहने को कहा जा रहा है। मैं बाहर निकलना चाहता था लेकिन बाहर अब भी जोम्बी भरे पड़े थे। तभी मुझे याद आया कि एक इमरजेंसी ऐप में रेडियो फीचर होता है जिसमें ऑडियो जैक को एंटीना की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ वायरलेस ईयरफोन थे। 15वें दिन खुद को संभालने के लिए मैं अपार्टमेंट में अकेले नाचने लगा। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी और एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा परिवार वापस आ गया है, लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ सेकंड की थी क्योंकि अगले ही पल मुझे समझ आ गया कि मैं सपना देख रहा था। मैं पूरी तरह टूट गया और जमीन पर गिरकर रोने लगा। तभी अचानक एक वॉइस मैसेज आया और मैं खुश हो गया क्योंकि वो मेरी माँ का वॉइस मैसेज था। मैसेज में वो मुझे घर के अंदर रहने को कह रही थी, लेकिन इंटरनेट अच्छा न होने की वजह से मैं पूरी बात सुन नहीं पाया। उस वीडियो वाले आदमी की तरह मैंने भी सेल्फी स्टिक उठाई और बालकनी में खड़ा होकर मैसेज सुनने लगा, जबकि नीचे जोम्बी मेरे गिरने का इंतजार कर रहे थे। अब मैं मैसेज अच्छे से सुन पा रहा था, लेकिन तभी बैकग्राउंड में जोम्बियों की चीखें सुनाई दी और वॉइस मैसेज वहीं खत्म हो गया। ये सुनकर मुझे एहसास हो गया कि मेरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया और लिविंग रूम की सारी चीजें तोड़ने लगा, लेकिन इससे भी मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ। मैं बाहर निकला और एक जोम्बी को गोल्फ क्लब से तब तक मारता रहा जब तक कि वह मर नहीं गया। उसके बाद मैं जोर से चिल्लाया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तभी मुझे जोम्बी बना हुआ सांगचुल दिखा, लेकिन मेरे चिल्लाने की वजह से जोम्बियों का पूरा झुंड मेरी तरफ आने लगा। मैं लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन लिफ्ट में भी जोम्बी भरे हुए थे। मैं वहां से भागा और डर कर एक जगह छुप गया। झुंड के चले जाने के बाद मैं धीरे धीरे अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक जोम्बी मेरे पीछे आ गया। अच्छी बात यह थी कि उसकी आंखें नहीं थीं, जिसकी वजह से वह मुझे देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उसके दूर जाने का इंतजार किया और मौका मिलते ही जल्दी से अपने अपार्टमेंट में घुस गया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, जोम्बी आवाज सुनकर बाहर इकट्ठा हो गए। 20वें दिन रात को मैं धमाकों की आवाज सुनकर खिड़की की ओर दौड़ा और मुझे पता चला कि शहर पर बम गिराए जा रहे हैं। यह सोचकर कि शहर में अब कोई जिंदा नहीं बचा है, मैं अंदर से पूरी तरह हार मान गया। इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने सिर्फ हेलो और गुड बाय कहा और मैं सुसाइड करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक खिड़की से एक लेजर लाइट मेरे चेहरे पर आई और फिर मेरे अपार्टमेंट में एक बोर्ड पर लिखे नो शब्द पर रुक गई। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और तभी मेरी रस्सी टूट गई। उसके बाद मैंने उन शब्दों को पढ़ा जिन पर लेजर पड़ रही थी। उन सभी शब्दों को मिलाकर वह अनजान शख्स मुझे बता रहा था कि बेवकूफ मत बनो। जब मैंने बाहर देखा तो मुझे पता चला कि सामने वाले अपार्टमेंट में यूबिन नाम की एक लड़की दूरबीन से मुझे देख रही थी। हाथ के इशारों से हमने तय किया कि हम सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे। यूबिन के घर की झलक देखकर लगा कि वह बहुत व्यवस्थित है और उसके पास जीने के लिए जरूरी कई चीजें हैं। उसने दरवाजे के पास एक फंदा भी लगाया हुआ था ताकि जोम्बी पर हमला कर सके। अगली सुबह मैं 11 बजे सोकर उठा। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैंने 7 बजे का वादा तोड़ा था, लेकिन यूबिन ने मुझ पर तरस खाया और वह फिर भी मुझसे बात करने आ गई। इशारों और फोन के जरिए हमने एक दूसरे को अपना नाम बताया और कुछ बातें की। तभी यूबिन को एक आवाज सुनाई दी और उसने मुझसे कहा कि हम फिर 7 बजे मिलेंगे। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मुड़कर देखा कि एक जोम्बी उसके फंदे में फंसा हुआ है। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद उसने उसे मार दिया। उस रात बारिश शुरू हो गई तो मैंने और यूबिन ने पानी जमा करने के लिए अपने अपने बर्तन बाहर रख दिए। यूबिन ने अपना पौधा भी बाहर रख दिया ताकि उसे भी पानी मिल सके। जब उसने मेरी बिल्डिंग की तरफ ध्यान से देखा तो उसे समझ आ गया कि 8वीं मंजिल पूरी तरह खाली है। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया, लेकिन भूख की वजह से मेरी हालत खराब थी। यूबिन ने यह देख लिया। उसने रस्सी से एक गेंद बांधकर मेरी बालकनी की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे गिर गई। तब मैंने अपने ड्रोन की मदद से रस्सी उसकी तरफ भेजी। जब दोनों तरफ रस्सी अच्छे से बंध गई तो यूबिन ने खाने से भरा एक बैग भेजा जिस पर एक नोट था, धीरे धीरे खाना। उसी वक्त मैंने देखा कि वही गेंद वाली रस्सी नीचे एक जोम्बी फायरमैन के हाथ लग गई है। वह रस्सी खींचने लगा। दूसरी तरफ यूबिन के घर में रखी मेज खिसकती हुई रेलिंग की तरफ आई और यूबिन से टकरा गई, जिससे वह बेहोश हो गई। मेज रेलिंग में अटक गई और फायरमैन रस्सी पर चढ़ने लगा। मैंने उसे रोकने के लिए खाली बोतलें फेंकी, लेकिन एक भी नहीं लगी। आखिरकार मैंने ड्रोन को बाहर भेजा और उसे फायर
फायरमैन के पास उड़ाकर गिराने की कोशिश की। ड्रोन उसके गाल से टकराया, जिससे वह और भड़क गया। वह ड्रोन पर हाथ मारने लगा, इसलिए मुझे बहुत संभल कर उसे उड़ाना पड़ रहा था। इसी बीच कुछ ज़ॉम्बी मेरे दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगे। मेरा ध्यान भटका और ड्रोन नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन मैंने समय रहते उसे संभाल लिया। तभी फायरमैन ने ड्रोन को पकड़ लिया और तोड़ दिया। इससे पहले कि वह ऊपर चढ़ पाता, यूबिन को होश आ गया। उसने पूरी ताकत से फायरमैन के हाथ पर वार किया। उसका हाथ कट गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसके बाद यूबिन ने शीशे में अपनी चोट देखी और मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में हिम्मत रखो लिखकर दिखाया। कुछ समय बाद मैंने देखा कि मेरा खाना फिर से कम हो रहा है। अपने पैर और सिर को अच्छे से ढकने के बाद मैं आधी रात को चुपचाप अपार्टमेंट से बाहर निकला। गलियारों में बहुत सारी लाशें पड़ी थीं, जिनमें सांगचुल भी था। मैंने चुपचाप उसकी जेब से चाबियां निकाल ली। फिर मैं सांगचुल के अपार्टमेंट में गया और वहां से फ्रिज का खाना, कुछ हेडफोन, एक जैकेट और वॉकी टॉकी ले लिया। इसके बाद मैंने बिस्तर पर कुछ अजीब देखा। जैसे ही मैंने चादर हटाई, वहां एक औरत की लाश पड़ी थी। उसी पल सांगचुल के ज़ॉम्बी भाई ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैंने उस लाश को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और किसी तरह लुढ़क कर दूर हट गया। ज़ॉम्बी ने मेरा पीछा किया, लेकिन मैंने एक लोहे की रॉड फेंक कर उसे धीमा कर दिया। मैं तुरंत बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया ताकि मैं सुरक्षित अपने अपार्टमेंट लौट सकूं। पेट भरने के बाद मैंने हेडफोन की तार काट दी ताकि ऑडियो जैक को एंटीना की तरह इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन अफसोस की रेडियो ऐप काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने रस्सी से वो बैग वापस यूबिन के पास भेजा, जिसमें एक वॉकी टॉकी और पड़ोसी का थोड़ा खाना था। वॉकी टॉकी पर हमने कुछ देर बात की और एक दूसरे को हिम्मत दी। बातों बातों में मुझे पता चला कि यूबिन ने भी सुसाइड करने के बारे में सोचा था। दोपहर में हम दोनों ने एक ही समय नूडल्स बनाए ताकि ऐसा लगे कि हम साथ में खाना खा रहे हैं। हम पूरी दोपहर बात करते रहे और यूबिन ने बताया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, क्योंकि बचपन में हाइकिंग करते समय वह गिर गई थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। पहले हमें लगा कि बारिश हो रही है, लेकिन बाहर देखने पर पता चला कि आसपास के सारे ज़ॉम्बी पागलों की तरह एक दिशा में दौड़ रहे हैं। ज़ॉम्बी धीरे धीरे हमारी इमारतों के अंदर घुसने लगे, इसलिए हम दोनों जमीन पर बिल्कुल चुपचाप लेट गए। तभी यूबिन से गलती से एक शेल्फ गिर गया और उसकी आवाज से ज़ॉम्बियों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। यूबिन डर गई और उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी वक्त मुझे याद आया कि इस बिल्डिंग के सारे फ्लैट आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने तुरंत यूबिन के पड़ोसी को फोन किया। फोन की घंटी बजते ही ज़ॉम्बी उस दरवाजे की तरफ भागे और यूबिन बाल बाल बच गई। अब अपनी अपनी मंजिलों पर रहना बहुत खतरनाक हो चुका था। यूबिन ने मुझे बताया कि 8वीं फ्लोर खाली है। हमने फैसला किया कि अब हम वहीं मिलेंगे। मैं पूरी योजना बनाना चाहता था, लेकिन यूबिन ने बिना वक्त गंवाए मेज और रस्सी की मदद से खिड़की से नीचे उतरने का रास्ता बना लिया और सुरक्षित नीचे कूद गई। ज़ॉम्बी तुरंत उसके पीछे भागे, लेकिन उसने कमाल की फुर्ती दिखाई। कभी तेज दौड़कर उनसे बचती, तो कभी कुल्हाड़ी से उन पर वार करती। उसने कार के दरवाजों का इस्तेमाल भी हथियार की तरह किया। जब वह दूसरी बिल्डिंग के पास पहुंची, तो उसे एक पुलिस वाली की बंदूक मिल गई और उसने उसे उठा लिया। उसी समय एक ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ा, लेकिन उसके काटने से पहले ही मैं भी वहां पहुंच गया और मैंने अपने गोल्फ क्लब से उसे मार दिया। अब हम दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे। खड़ी गाड़ियों को ढाल बनाकर हम ज़ॉम्बियों से बचते हुए बिल्डिंग की तरफ बढ़े। अंदर पहुंचते ही हमने दरवाजा बंद कर दिया और कांच टूटने से ठीक पहले लिफ्ट में घुस गए। कुछ ही पल में हम 8वीं मंजिल पर पहुंच गए और किसी खुले अपार्टमेंट की तलाश करने लगे। तभी अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी और हमें एहसास हो गया कि इन गलियारों में भी ज़ॉम्बी मौजूद हैं। यूबिन किसी खुले दरवाजे की तलाश में दौड़ी, जबकि मैंने ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए गलियारे में पड़ा कुछ सामान रास्ते में गिरा दिया। उसी पल एक दरवाजा खुला और एक नकाबपोश आदमी बाहर आया। उसने यूबिन को खींचा और अपने अपार्टमेंट के अंदर कर लिया। फिर उसने ज़ॉम्बियों पर एक स्मोक बम फेंका ताकि मैं भी दौड़कर अंदर आ सकूं। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। यूबिन थोड़ी सतर्क थी, क्योंकि यह जगह खाली होनी चाहिए थी, लेकिन वह आदमी हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा था और उसने अपना खाना और पानी भी हमारे साथ बांटा। उसने एक बड़ी खबर भी दी कि इतनी ऊंची मंजिल पर होने की वजह से उसे कभी कभी रेडियो सिग्नल मिल जाता है। उसने सुना था कि जल्द ही एक रेस्क्यू टीम आने वाली है। यह सुनकर हम दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन तभी अचानक मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया, क्योंकि उस आदमी ने हमारे पानी में नशीली दवा मिला दी थी। यूबिन ने सिर्फ एक घूंट पिया था, इसलिए उसे बस हल्का नशा हुआ था। उस आदमी ने उसके हाथ बांध दिए और उसे घसीट कर दूसरे कमरे में ले गया, जहां उसने उसे अपनी ज़ॉम्बी बनी पत्नी के साथ बंद कर दिया। दीवारों पर लगा खून चीख चीख कर बता रहा था कि वह ज़ॉम्बी अपने ही बच्चे को खा चुकी थी। आदमी ने बाहर से एक रस्सी खींची, जिससे उसकी पत्नी की जंजीर ढीली हो गई। उसने बताया कि वह बस अपनी पत्नी को खाना देना चाहता है ताकि वह भी जिंदा रह सके। तभी मुझे होश आ गया और मैंने उस आदमी पर बंदूक तान दी। मैंने उसे रुकने को कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और रस्सी छोड़ दी। इसलिए मैं उसे रोकने के लिए दौड़ा। आदमी चाकू ढूंढने लगा। उधर यूबिन उस ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। वो ज़ॉम्बी इतनी ताकतवर थी कि आखिरकार मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। मैं तुरंत दरवाजे की ओर भागा ताकि उसे खोल सकूं, लेकिन ताला नहीं खुला और उस आदमी ने मुझे धक्का दे दिया। तभी यूबिन ने वहीं पड़ा बच्चे का कंबल ज़ॉम्बी के चेहरे पर डाल दिया। अचानक कमरे से शोर आना बंद हो गया, जिससे हम दोनों घबरा गए। जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला, यूबिन ने उसकी ज़ॉम्बी पत्नी को उसी के ऊपर धक्का दे दिया, जिससे वे दोनों गिर पड़े। ज़ॉम्बी ने अपने पति को काट लिया। मरते मरते वह अपनी पत्नी को गले लगाकर आई लव यू कहने लगा। इससे पहले कि वह भी ज़ॉम्बी बनता, यूबिन ने उन दोनों को गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर सड़क पर मौजूद ज़ॉम्बियों का झुंड सतर्क हो गया और वे तुरंत बिल्डिंग में घुसने लगे। यूबिन ने मुझे हथियार दिया और
कहा कि जोम्बी का खाना बनने से बेहतर है कि हम इंसान की तरह मरें। इसलिए हम दोनों ने फिर से सुसाइड करने का फैसला किया। रोते हुए मैं गोली चलाने ही वाला था, तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। हमने देखा कि आखिरकार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ चुके थे। जिंदा रहने का फैसला करते हुए हम दोनों ने गलियारे में एक और स्मोक बम फेंका और जोम्बियों को धक्का देकर सीढ़ियों की ओर भागे। लेकिन एक बड़ा झुंड जल्दी ही हमारे पीछे आ गया और उसने यूबिन को पकड़ लिया। वह कुल्हाड़ी से अपना बचाव कर रही थी और मैंने एक साइकिल उठाकर उनका रास्ता रोक दिया, जिससे यूबिन उस झुंड से निकल पाई। मैंने उसे छत पर जाने को कहा, जबकि मैं जोम्बियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। यूबिन जल्दी से ऊपर पहुंची, लेकिन उसे हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दिए। बहुत धक्का मुक्की के बाद मैंने जोम्बियों को कुछ सीढ़ियां नीचे धकेल दिया और ऊपर भागा। मैंने छत का दरवाजा बंद कर दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। जब मुझे समझ आया कि हेलीकॉप्टर आसपास नहीं है, तो मैं और यूबिन रोते हुए चिल्लाए, हम अभी जिंदा हैं। तभी जोम्बियों का झुंड दरवाजा तोड़कर हमारी तरफ भागा। मैंने गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां खत्म होने तक सिर्फ कुछ जोम्बी ही गिरे। तभी अचानक नीचे से एक हेलीकॉप्टर ऊपर आया। सैनिकों ने जोम्बियों को रोकने के लिए उन पर गोलियां बरसा दी। मैं और यूबिन हेलीकॉप्टर में चढ़ गए और आखिरकार बच निकले। जब हेलीकॉप्टर शहर से दूर गया तो मेरे फोन में फिर से नेटवर्क आ गया। मुझे अपने परिवार के मैसेज मिले जिनमें लिखा था कि वे सब सुरक्षित हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।